जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स परिवार में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग फुल्ली ब्लेस्ड सत्संग है। आज मैं सही बताऊँ, मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ जब ये सत्संग मेरे पास आया। संगत जी, ये सत्संग संगत जी अंकल जी का है जो 1994 में गुरु जी से मिले। हाँ जी, गुरु जी की बहुत ब्लेस्ड संगत है, ओल्ड संगत है गुरु जी की। इतना ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी, जब ये सत्संग अंकल ने मेरे पास शेयर किया तो मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था जब ये सत्संग मेरे पास अंकल ने भेजा। ये सत्संग संगत जी यूएसए से हमारे साथ शेयर किया है। ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। गुरु जी की बहुत ब्लेस्ड संगत हैं और हम भी बहुत ब्लेस्ड हुए हैं उनका सत्संग सुन के। यूएसए से हर गोविंद अरोड़ा अंकल जी ने, हाँ जी, यूएसए से हर गोविंद अरोड़ा अंकल जी ने अपना ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया। और सत्संग पूरा सुनिएगा संगत जी। गुरु जी की वडियाई में अंकल ने लास्ट तक जो जो बातें और जो जो उन्होंने गुरु जी के लिए महसूस किया और लिखा है वो सब अंकल ने शेयर किया हमारे साथ। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना कि आज मुझे उनकी महिमा गाने का, हालांकि उनकी महिमा तो कोई भी नहीं गा सकता, लेकिन उनकी महिमा कहने का प्रयत्न करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को करोड़ों लोगों से ज़्यादा ब्लेस्ड मानता हूँ क्योंकि गुरु जी मेरे जीवन में आए। यह 1994 अगस्त महीने की बात है। मेरी जून 1994 में दिल्ली से जलंधर ट्रांसफ़र हो गई थी। दोनों बच्चे 10+2 के फाइनल ईयर में स्कूल में पढ़ रहे थे, इसलिए उनको शिफ्ट करना मुनासिब नहीं था। मैंने वहाँ रिक्वेस्ट करके काम भी बहुत लाइट लिया था ताकि जब मेरी ट्रांसफ़र हो तो रिलीव होने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। नेट बात यह है कि लाइफ बहुत बोरिंग और लोनली थी। एक दिन सौभाग्यवश एक कलीग ने हम कुछ कलीग्स को बताया, जिसमें मैं भी शामिल था, कि वो जब भी उदास होते हैं उनके एक गुरुजी हैं, वो उनके पास चले जाते हैं और वहाँ उनको बहुत सुकून मिलता है। तो मैं तो हर वक्त ही उदास था, तो मैंने उनसे एड्रेस लेके उसी शाम को गुरुजी के मंदिर डिफेंस कॉलोनी 302 नंबर में मैं पहुंचा। एंटर किया तो गुरुजी सामने ही खड़े थे। मेरे को देखते ही बोलते हैं, ट्रांसफ़र चाहिए? मैं कह जी हाँ गुरुजी। कहते एक महीने हो जाएगी। मैंने इसको बिल्कुल विश्वास नहीं किया था क्योंकि दिल्ली से आने से पहले मैंने वहाँ अपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो हमारी अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ एक जॉइंट सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट की थी, जिनको मैं जानता भी था, और बाय चांस उनके एक संबंधी की असेसमेंट भी मैंने की थी, नेचुरली जो उनके मुताबिक ही की थी। उनको रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अरोड़ा, इट इज़ टू लेट नाउ। तो जब नेक्स्ट ट्रांसफ़र सेशन आएगा मई जून 1995 में, तब मुझे अप्रोच करना। और अभी
जाके जलंधर ऑफिस में ज्वाइन कर लो। तो मैंने जून 1994 में जलंधर ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और इससे बड़ी सिफारिश मेरे पास होने का कोई मतलब ही नहीं था, तो इसलिए मुझे गुरुजी की एश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ। लेकिन संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि अगले 10 दिनों में ही वही जॉइंट सेक्रेटरी जलंधर आए ऑफिस में, और आए इसलिए थे कि जो बजट में नई अमेंडमेंट्स हुई थी उनको डिस्कस किया जाए। मैंने उससे पहले अपने 20-22 साल की सर्विस में कभी नहीं सुना था कि बोर्ड से कोई ऑफिसर आए हों अमेंडमेंट को डिस्कस करने के लिए। ये पहली बारी हुआ, जो कि जैसा मैं सोचता हूँ। डिस्कस करते वक्त एक अमेंडमेंट पे मेरी भी पार्टिसिपेशन थी, तो उसको सुनने के बाद उन्होंने मुझे वहीं ऑफर कर दिया कि अरोड़ा तुम आओ और बोर्ड में मुझे ज्वाइन कर लो। अब मुझे गुरुजी की बात पे विश्वास होने लगा था, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद मुझे चंडीगढ़ बुलाया गया ऑफिस में, और मेरे से पूछा गया कि मेरे घर दिल्ली वाले घर से फरीदाबाद ज़्यादा नज़दीक था या गुड़गांव। तो मैंने कहा जी गुड़गांव, और मेरी ट्रांसफ़र गुड़गांव हो गई। आइडिया ये था कि मेरा जोन भी ना बदले, क्योंकि जब हमारी ट्रांसफ़र होती थी तो हमें अपने जोन के अलावा 3 साल तक बाहर जोन में रहना पड़ता था। तो ये आइडिया था कि जोन भी ना बदले और घर से डिस्टेंस भी मेरा बहुत ज़्यादा ना हो। गुड़गांव ऑफिस से मेरे घर का डिस्टेंस तकरीबन 20 किलोमीटर था, जो दिल्ली जैसे शहर में कोई ख़ास नहीं होता। तो ये हैं हमारे गुरुजी। कुछ दिन उसके पश्चात गुरुजी कुछ दिनों के बाद ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 दिल्ली में आ गए। तो एक बार मैंने देखा कि उन्होंने आउट ऑफ थिन एयर प्रसाद प्रोड्यूस किया, जो कि हमारी एक कमिश्नर ने घुटनों के बल बैठ के उसको ग्रहण किया और सब में थोड़ा थोड़ा बांटा। बहुत ही अलौकिक प्रसाद था, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था। गुरुजी ग्रेटर कैलाश 1 में बेसमेंट में बैठते थे। मैंने अपने सामने बहुत लोगों को स्वास्थ्य लाभ करते हुए, बीमारियों से ठीक होते हुए देखा। एक बहुत पतली सी महिला 2 लोगों की सपोर्ट से चल पा रही थी, वो आई और बेसमेंट में गई। तो 15-20 मिनट के बाद जब वो वापस आई तो वो बिना किसी सपोर्ट के खुद आई। वहीं एक दिन मैं जब बेसमेंट में गया गुरुजी के स्थान पर, तो गुरुजी सिंहासन पे बैठे हुए थे और नीचे 2 पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे। तो मैं बैठ गया। गुरुजी ने एक पॉलिटिशियन को कहा, जा तेरा कल्याण कर देता। तो जब वो चले गए तो मैंने गुरुजी से कहा, आपने पहली मीटिंग में ही कल्याण कर दिया। तो मुझे कहने लगे, कोई नहीं, एनो थोड़े दिन झूठा ले लेने दे। तो वो पॉलिटिशियन कुछ दिन के लिए ही चीफ मिनिस्टर बने। तो ये है हमारे गुरुजी। इसके अलावा हम देखें तो गुरुजी के हर क्षेत्र में उनके ब्लेसिंग्स हैं, जिनमें कईयों पे विश्वास भी नहीं होता। मेरे साथ मार्च 1995 में एक बहुत मुसीबत आई, जिसको गुरुजी ने मेरी आंटी को पहले से ही इंडिकेट कर दिया था। मुसीबत आई, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं था। मैं उसको आसानी से बर्दाश्त कर सका। जो गुरुजी ने मुझ पे रहम किया था, इससे ओवरवेल्म होके मैंने
गुरु जी की कृपा से एक कव्वाली लिखी और मैं गुरुद्वारे से एक भाई तबले वाले को और एक भाई हारमोनियम वाले को लेके एम्पायर स्टेट में गुरु जी के मंदिर में पहुंचा तो मुझे देखते ही कहते हैं, अरोड़ा एक ही ड्रामा है। जैसे कि उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें सब पता होता था। तो मैंने कव्वाली सुनाई तो पता नहीं उनको पसंद आई या नहीं पसंद आई, क्योंकि वो कोई एक्सप्रेशन तो दिया नहीं करते थे, सिर्फ स्माइल कर दिया करते थे। और मेरे ख्याल से स्माइल उन्होंने ज़रूर किया था। इसके बाद गुरुजी कुछ दिनों के लिए चंडीगढ़ सेक्टर 33 में चले गए। एक दिन मैं और मेरी आंटी उनके दर्शन करके रात को वापस आने लगे तो उन्होंने कहा, आंटी 5.25 किलो गुड़ मंदिर चढ़ा देना। रात के लगभग 10:30-11 बजे थे। मैंने आंटी को बोला कि हम कल जब दिल्ली जाएंगे, क्योंकि मैंने रास्ते में से अपनी माता जी को लाडवे से लेना था और अगले दिन दिल्ली जाना था, तो मैंने कहा कल जब हम दिल्ली जाएंगे तो हम गुड़ चढ़ा देंगे। आंटी ने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा है आज ही, तो हम आज ही कोशिश करते हैं। हम चल पड़े। तो रास्ते में देखा हमने एक गांव की लाइट नज़र आ रही थी, तो हम वहाँ गए तो वो एक दुकान की लाइट थी और उसका दुकानदार भी बाई चांस जागा हुआ था। तो हमने कहा भैया गुड़ चाहिए। तो उसने कहा कितना? मैंने कहा 5.25 किलो। कहता जी इतना तो हो जाएगा। वहाँ से गुड़ लिया। उसके बाद हमने पूछा भैया जी अगर इसको मंदिर में चढ़ाना हो तो कैसे करें? तो उसने हमें बताया कि इस रास्ते जाइए, वहाँ आपको मंदिर मिलेगा, पुजारी जी मंदिर के बाहर ही सोते हैं। हम गए तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी लेट रात को किसी वजह से पुजारी जी भी जागे हुए थे, तो हमने वो गुड़ चढ़ा दिया। अगले दिन जब हम लाडवे से दिल्ली की तरफ गए तो पानीपत से 14 किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी का टाई रॉड एंड टूट गया और वो उसका स्टीयरिंग और ब्रेक मेरी कंट्रोल से बाहर हो गया। एक बार मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ था, तो मुझे पता था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी माताजी को और आंटी को बोला कि पकड़ के गाड़ी को ढंग से पकड़ के बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लकीली गुरुजी की मेहरबानी से गाड़ी आराम से रुकी। कुछ गांव वाले इकट्ठे हो गए तो उन्होंने पूछा कुछ हेल्प चाहिए। मैंने कहा हेल्प इतनी है कि इसको धकेल के सड़क पे ले आते हैं ताकि कोई पुलिस अफसर आए तो उसके साथ बहस ना करनी पड़े। इन द मीन टाइम उनमें से एक आदमी गाड़ी में बैठ गया। मैंने उसको बोला कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना इसकी ब्रेक काम कर रही है और ना ही इसका स्टीयरिंग। तो उसने कहा नहीं जी ये तो दोनों काम कर रहे हैं। तब तक मैंने अपने नेफ्यू को पानीपत फ़ोन कर दिया था, उसकी वर्कशॉप है वहाँ पर, कि तुम किसी को भेज दो, ये प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बाद फिर मेरे को दोबारा फ़ोन करना पड़ा, नहीं भैया जी गाड़ी ख़राब हुई थी लेकिन अपने आप ठीक भी हो गई। ये हैं हमारे गुरुजी। ऐसे एक बार रात को मैं अपने बेटे के साथ गुरुजी के दर्शन करके चंडीगढ़ से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक जगह आती है पीपली, तो उसने पूछा पापा मसूरी चले? तो मैंने कहा चलो। तो मैंने कहा गाड़ी चलाओगे, मैं थोड़ा डोज ऑफ कर लूँगा। कहते हाँ। वो गाड़ी चलानी शुरू कर दी और थोड़ी देर के बाद मेरी आंख बाई चांस खुल गई और मैंने देखा कि उसको भी नींद आ गई थी। और ये किसी स्पीड ब्रेकर या सामने की कोई तेज़ हेडलाइट की वजह से मेरी आंख नहीं खुली थी, अपने आप ही खुल गई। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो हमारे साथ क्या हो सकता था। तो ये है हमारे गुरुजी। मेरा ये विश्वास है कि जब हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं तो हमें 24/7 प्रोटेक्शन मिलती है। बहुत तो सत्संग है,
लास्ट सत्संग में से मैं एक और सुनाता हूँ फिलहाल। जैसे मैंने आपको अभी अर्ज किया कि मैंने गुरुजी पे एक कवाली लिखी थी, तो वहाँ रघुवीर सिंह अंकल, जिनके बहुत सत्संग आपको यूट्यूब में मिलेंगे, वो भी थे। तो पिछले तकरीबन एक साल पहले हमारे यहाँ जब सत्संग हुआ तो रघुवीर अंकल भी आए हुए थे। तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये अरोड़ा साहब तो गुरुजी पे कविता लिखते हैं। तो मुझे अपनी बेवकूफ़ी पे बड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि मैंने कविता लिखना बंद कर दिया था। तो मैंने फिर वही पुरानी कवाली को दोबारा से याद कर करके रिकंस्ट्रक्ट किया। और एक बात है कि जब भी हमने घर में सत्संग कराया तो हमें गुरुजी की प्रेजेंस ज़रूर मालूम पड़ती है। हमारी बैल्कनी में रोज़ पेटल्स दिखाई देती हैं। हमने पता किया है, ना हमारे घर में कोई रोज़ का प्लांट था, ना ही ऊपर नीचे कोई प्लांट था। तो उसके बाद फिर मैं लास्ट ईयर जब मैं अमेरिका आया तो मैंने फिर वही कवाली सुनाई। इट वाज वेल रिसीव्ड। और फिर उसके बाद तो मैंने भजन लिखने का जो मेरे मन में विचार तकरीबन रोज़ ही आ जाता था, और ऑन एन एवरेज मैं एक भजन रोज़ कंपोज कर पाया। एक बात और बताने की है कि मुझे ऑथर बनने का बहुत शौक था। एक बार ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मुझे, उनके एक मेंबर ने इनवाइट किया था। मैं गया तो मैंने वहाँ अपनी एक गज़ल सुनाई थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारे मेंबर बन जाइए। मैंने कहा जी मैंने तो कोई किताब नहीं लिखी, मैं तो ऑथर हूँ ही। कहते आपने कुछ पोइम्स तो लिखी होंगी। मैंने कहा हाँ। तो कहते कोई बात नहीं, किताब भी आप लिख लोगे तो आप। उन्होंने इन एंटिसिपेशन मेरे को मेंबर बना दिया। लेकिन किसी वजह से पोइम्स इतनी ज़्यादा नहीं लिखी गई तो वो किताब नहीं छप पाई। उसके बाद मैंने एक किताब पॉजिटिव साइकोलॉजी पे लिखी है, तकरीबन 5 साल लगा के। तो वो भी नहीं छप पा रही क्योंकि कोई पब्लिशर सामने नहीं आ रहा। मुझे विश्वास है कि हमारी कोई इच्छा हो तो हम भूल जाते हैं भले, लेकिन गुरुजी नहीं भूलते। तो गुरुजी को याद रहा कि भाई इस बच्चे ने ऑथर बनने का इसका शौक था, तो क्यों ना ये मेरे भजनों की किताब का ऑथर बन जाए। और ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद मैं आश्वस्त हो गया कि जब मैं दिल्ली वापस जाऊंगा तो मैं गुरुजी के भजनों की किताब पूरी कर पाऊंगा। इन द प्रोसेस एक और बोनस मेरे को मिला। मेरा हिंदी लिखने का हैंडराइटिंग बहुत गंदा था, और हालत ये थी कि मैं अपना लिखा हुआ भी नहीं पढ़ सकता था। मुझे किसी और पे डिपेंड होना पड़ता था कि वो जो मैं लिखूं उसको टाइप कर दे। तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं अपना हैंडराइटिंग सुधारूं। तो गुरुजी की मेहरबानी से मेरा हैंडराइटिंग इतना सुधर गया है कि अब मैं अपना लिखा हुआ एटलीस्ट पढ़ पाता हूं। तो मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। ये जो भजन मैंने कहा कि मैंने अभी अर्ज किया कि तकरीबन एक रोज़ कंपोज हो जाता है, उनमें से ही मैं आपको फ़िलहाल अपना एक भजन सुनाना चाहता हूँ। इसमें 2 हिंदी के शब्द हैं, चेतन और अचेतन, जिनका मतलब कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस है। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत लोगों को इसका अर्थ आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक्सप्लेन करना मुनासिब समझा। जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी, बीते कुछ ऐसे जीवन, साज मेरे प्राणों पे हर पल, बाजे तेरी सरगम। बीते कुछ ऐसे जीवन, जब मन हो चेतन मेरा जोड़े, बस तुझसे ही तार।
देखे सोचे करे महसूस तुझे, भूल के सब संसार। बस ना ये भूले तूने कहे हैं, बस ना ये भूले तूने कहे हैं, जो अनमोल वचन। बीते कुछ ऐसे जीवन प्यारे गुरु जी, बीते कुछ ऐसे जीवन। जब हूँ अचेतन निष्क्रिय पूर्ण, निद्रा हो या स्वपन, स्वयं चले और चलता रहे बस मंत्र तेरा हर क्षण। ध्यान न जाए और कहीं भी, तुझ में ही जाऊं रम। बीते कुछ ऐसे जीवन प्यारे गुरु जी, बीते कुछ ऐसे जीवन। हों जहां भी पूर्ण यतन से, ढूंढूं तेरी सेवा। तुझसे मिला लूं खुशियों और उमंगों का टेवा। हर धड़कन में गूंज हो तेरी, हर धड़कन में गूंज हो तेरी, नाम निधि हो अर्जन। बीते कुछ ऐसे जीवन प्यारे गुरु जी, बीते कुछ ऐसे जीवन। जब भी लगे मेरा ध्यान तो पहुँचूं भव्य तेरा दरबार। घंटी बजे तेरे चरणों में, पाऊं प्यार दुलार। करूं अर्पण नम नैनों से मैं, करूं अर्पण नम नैनों से मैं, तुझको श्रद्धा सुमन। बीते कुछ ऐसे जीवन प्यारे गुरु जी, बीते कुछ ऐसे जीवन। साज मेरे प्राणों पे हर पल, बाजे तेरी सरगम। बीते कुछ ऐसे जीवन। जय गुरु जी।